डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे कुछ बात करते हैं अबाउट सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम सब लोग जानते हैं हमारे भारत के संविधान में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चैप्टर ऑन सिटीजनशिप इज कंटेन्ड। और जब हम वो तो संविधान का पक्ष है जो हमारे संविधान में है, वो तो एक संवैधानिक और लीगल प्रोविजंस से संबंधित है। लेकिन जब हम उसका थ्योरेटिकल फॉर्म में हम जब बात करते हैं, वो एक सिद्धांत के रूप में हम जब बात करते हैं, तो उसे एक दूसरा पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है। नाउ सिटीजनशिप in very general terms, it refers to the relationship between an individual and the state। यानी बहुत सरल अगर शब्दों में कहा जाए नागरिकता किसे कहेंगे, तो नागरिकता का तात्पर्य होगा कि एक व्यक्ति और राज्य के मध्य जो संबंध होता है, जिस प्रकार का संबंध हो, चाहे वो न्यूनतम संबंध हो चाहे अधिकतम संबंध हो, जैसा भी संबंध हो, चाहे मधुर संबंध हो चाहे मधुर ना हो, उन संबंधों को, व्यक्तियों और राज्य के मध्य संबंधों को हम बेसिकली सिटीजनशिप से डिफाइन करते हैं, अर्थात नागरिकता से हम उसको डिफाइन करते हैं, नागरिकता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इससे पहले और आगे हम कुछ बात करें, सिटीजन, ये जो शब्द है सिटीजन, ये वर्ड आया कहाँ से है? फ्रॉम वेयर हैज दिस वर्ड कम अबाउट? इसके अगर हम ओरिजिन में जाएं तो इसमें हम देख सकते हैं अलग अलग भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। फॉर इंस्टेंस, जो ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें सिटोयन करके ये शब्द आया है। सिटोयन CITOYEIN सिटोयन, ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड है जो ये मेंशन करता है सिटोयन के बारे में। इसका थोड़ा सा दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द क्या, दूसरी स्पेलिंग वाला शब्द है, वो हमें मिलता है एंग्लो फ्रेंच लैंग्वेज में, जहां पर इसको सिटोजीन के नाम से जाना गया। सिटोजीन CITOZEIN सिटोजीन। लैटिन भाषा में अगर हम देखें तो वहां पर सिविस शब्द का प्रयोग हुआ है। सिविस CIVI सिविस, ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगर ग्रीक वर्ड में अगर हम देखें तो ग्रीक वर्ड में भी इसको सिटीजन के नाम से जानते थे वहां पर। और जो इंग्लिश का वर्ड है लगभग इससे मिलता जुलता है, जिसे हम कहते हैं सिटीजन, और इसी से मिलता जुलता वर्ड एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में भी था। तो शब्दों की अगर हम व्युत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो आज का जो शब्द है, जो पुराना ये जो शब्द है, दोनों में काफी समानता मिलती है। और दोनों इस बात को बात करते हैं, चाहे हम सिटोयून कहें, चाहे सिटोजीन कहें, चाहे सिविस कहें, चाहे इससे मिलता जुलता कोई और शब्द हो, इन सब का मतलब है सिटी ड्वेलर और टाउन ड्वेलर। सिटी ड्वेलर और टाउन ड्वेलर, शहर में रहने वाला या आप कह लीजिए कि जिले में रहने वाला, एक किसी स्थान विशेष पर रहने वाला, तो सिटी ड्वेलर या टाउन ड्वेलर, इस रूप में इस शब्द को जाना जाता था। तो इसका बहुत पुराना इतिहास है सिटीजनशिप का, और जैसा आप लोग ने पढ़ा भी है, अरिस्टोटल ने इस शब्द के संदर्भ में कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं। और जब वो ये बात करता है कि हु विल बी द सिटीजन, सिटीजन कौन होगा, तो वहां पर वो स्पष्ट करता है और वो बताता है कि एनीवन हु टेक्स पार्ट इन द लॉ मेकिंग और इन द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द स्टेट विल बी टर्म्ड एज अ सिटीजन। अर्थात ऐसा वो व्यक्ति जो कानून बनाने के काम में या नीतियां बनाने के काम में, कानून बनाने में या न्यायिक कार्य करने में जो हिस्सा लेता है, उसी को ही सिटीजन या नागरिकता का दर्जा दिया जा सकता है। अच्छा, अब देखिए होता क्या था, जो कोई सा भी हम राज्य कहें, कोई सा भी राज्य कहें, कोई सा देश कहें, कोई सा भी शहर कहें, कोई भी इस प्रकार की जो राजनीतिक संस्था है, राजनीतिक निकाय है, वो जब तक व्यक्तियों का उसमें सहयोग नहीं होगा, उसको चलाया नहीं जा सकता है। व्यक्तियों का सहयोग करने की जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी, तब तक कोई पॉलिटिकल बॉडी चल ही नहीं सकती है, कोई भी संस्था नहीं चल सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल बॉडी का है, कल्चरल बॉडी का है या इकोनॉमिक बॉडी का है, किसी भी प्रकार की कोई संस्था नहीं चल सकती है। इसलिए प्राचीन ग्रीस में जब पोलिस यानी POLIS, पोलिस यानी राज्य नाम की संस्था को
चलाने के लिए आवश्यकता जब पड़ती थी तो वहां पर नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी। पीपल्स कॉपरेशन वॉज सॉट टू बी टेकन। बिना नागरिकों के सहयोग के वो जो एंशिएंट पॉलिस था, यानी जो नगर राज्य था, पॉलिस का मतलब है नगर राज्य, वो पुराना नगर राज्य चलाया नहीं जा सकता था बिना नागरिकों के मदद के। तो इसलिए प्राचीन समय में नागरिक किसको कहा जाएगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, और कहा ऐसा वो व्यक्ति जो राज्य के कानून बनाएगा या राज्य के न्यायिक कार्यों में हिस्सा लेगा, उसको ही हम नागरिक कहेंगे। अच्छा, अब देखिए इस प्रकार का काम करने वाले कोई, यानी कानून बनाना एक बहुत ही क्लिष्ट, एक जटिल एक कार्य होता है। न्यायिक कार्य भी उतने ही जटिल होते हैं। इसलिए परफॉर्मिंग ईदर द लेजिस्लेटिव फंक्शंस और द जुडिशियल फंक्शंस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इज क्वाइट टेक्निकल इन नेचर। और इसीलिए अरिस्टोटल ने कहा, यानी प्राचीन जो नगर राज्य हुआ करते थे उसमें कोई बहुत बड़ी जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं होती थी। एक वो जनसंख्या होती थी जो ओरिजिनल वहां की जो जनसंख्या थी, जो पढ़ी लिखी जनसंख्या थी, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या वो भी थी जो बाहर से आए हुए लोग थे, जैसे इमिग्रेंट्स थे, जैसे लेबरिंग क्लास था, जैसे स्लेव्स थे, या अन्य ऐसे कुछ वर्ग थे जो बाहर से आकर वहां नगर राज्यों में बस जाते थे। इसीलिए अरिस्टो ने कहा ऐसा वो व्यक्ति जो कुछ बौद्धिक कार्य में या राज्य को चलाने के लिए कुछ अपना योगदान दे सके, ऐसे ही व्यक्तियों को हम नागरिकता देंगे। और नागरिकता का मतलब है ऐसे ही व्यक्तियों को हम विशेष सुविधाएं देंगे, ऐसे ही व्यक्तियों को मूल नागरिक माना जाएगा, और राज्य और ऐसे व्यक्तियों के मध्य जो संबंध होगा उसको हम सिटीजन के नाम से कहेंगे या सिटीजनशिप के नाम से जानेंगे। ऐसे व्यक्तियों को हम सिटीजन कहेंगे जो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस में हिस्सा लेते हैं, और जो संबंध होगा नगर राज्य और ऐसे कानून बनाने वाले या नीति या न्यायिक कार्य करने वाले लोगों के बीच में जो संबंध होगा उनको हम सिटीजनशिप के नाम से हम संबोधित करेंगे। इसीलिए कई बार हम लोग देखिए पढ़ते हैं कि प्राचीन समय में द नंबर और द परसेंटेज ऑफ सिटीजन्स वॉज वेरी लेस। बहुत कम लोग नागरिकता का दर्जा प्राप्त कर पाते थे, क्योंकि ज्यादा उस समय कोई ऐसा तो है नहीं, आज की तरह से यूनिवर्सल एजुकेशन है तो सबको शिक्षा मिल रही है। तो प्राचीन समय में ग्रीस ऐसे देशों में भी जहां नगर राज्यों का प्रचलन था, वहां पर शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रसार प्रचार नहीं था। इसलिए कम ही लोग ऐसे थे जो नागरिकता के कार्यों में सहयोग कर सकते थे, जो कानून बनाने के काम में या न्याय के संबंधी कार्यों में हिस्सा ले सकते थे। बहुत कम जनसंख्या थी। इसीलिए कई बार अरिस्टोटल की आलोचना भी होती है, वो केवल प्रबुद्ध वर्गों को इसमें शामिल करता है, लेकिन उनकी वो आवश्यकता थी। बिना प्रबुद्ध वर्गों को लेकर वो प्राचीन नगर राज्यों का संचालन या उसका वो जिसे हम कह ले कि रेगुलेशन या एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए बहुत कम जनसंख्या ऐसी होती थी, आबादी होती थी प्राचीन नगर राज्यों में, जिसको वास्तव में नागरिकता का दर्जा दिया जाता था। बाद में जब बात आई वो था कुछ सालों के बाद, यानी कुछ शताब्दियों के बाद, वहां पर ग्रीक सोसाइटी के बाद फिर रोमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, रोमन साम्राज्य का। और देखिए जो रोमन सिविलाइजेशन था उसने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ द नोशन ऑफ सिटीजनशिप। अब देखिए प्राचीन जो रोमन साम्राज्य था या रोमन सभ्यता थी, that is equally intellectual civilization as much as the Greek civilization was। हम लोग कहते हैं प्राचीन जो ग्रीस था, प्राचीन नगर राज्य हुआ करते थे ग्रीस में, वो बड़ा बौद्धिक समाज होता था। लेकिन बाद के जो रोमन सभ्यता आई वो किसी बौद्धिकता से कमी नहीं थी उनकी, और उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ लॉ को लेकर जो लीगल कोड्स डेवलप हुए थे एंशिएंट टाइम्स में, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो डिप्लोमेसी के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, या उस समय के जो लॉज हुआ करते थे, यानी द लॉज ऑफ द नेशन, दो राष्ट्रों के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, किस प्रकार के नियम कानून होंगे, जिसको बाद में 17वीं शताब्दी में यूरोपियन लॉ कहा गया, और आज के आधुनिक समय में हम उसे इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो इस प्रकार के जो कानून जो प्रारंभिक समय में थे, जो रोमन साम्राज्य के समय में जो विकसित हुए, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रों के कानून, दैट इज द लॉज ऑफ द नेशन, that were developed by the Roman intellectuals। उसमें सिसरो, पॉलीबियस, इन सब का नाम, सेनेका, इन सब का नाम आता है। और इसलिए सिटीजनशिप को भी डेवलप करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान है। और
उस समय का प्राचीन जो रोमन साम्राज्य हुआ करता था, रोमन सभ्यता थी, दैट वाज बेसिकली डिवाइडेड बिटवीन द पेट्रिशियंस एंड द प्लेबिशियंस, पेट्रिशियंस एंड द प्लेबिशियंस। कार्ल मार्क्स ने इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसको मेंशन भी किया है, जब मास्टर और स्लेव के बारे में कहता है, या पेट्रिशियंस और प्लेबिशियंस के बारे में कहता है, तो पेट्रिशियंस जो हुआ करते थे ये सम्रांत वर्ग होते थे। रोमन काल में जो पेट्रिशियन क्लास था, PATRICIAN, पेट्रिशियन, ये जो पेट्रिशियन क्लास हुआ करता था, ये सम्रांत वर्ग था, ये पढ़ा लिखा वर्ग था, ये बौद्धिक वर्ग था, ये वो वर्ग था जो राज्य के कार्यों में आप कह लीजिए कि एक्टिवली कॉपरेट करता था, उसमें बहुत मेहनत से वो कार्य करता था, राज्य के नियमों को, कानूनों को बनाता था, राज्य के सरकार को, रोमन सरकार को वो सहयोग करता था, सरकार के कामकाज में सहयोग करता था, इसलिए उनको पेट्रिशियन उसको कहा गया। हालांकि मार्क्स ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये लोग तो एक्सप्लॉइटिंग क्लास थे। जैसे प्राचीन ग्रीस में जो मास्टर हुआ करता था वो एक्सप्लॉइटेटिव होता था, उसी तरह से रोमन काल में जो पेट्रिशियंस हुआ करते थे, दे टू वर इक्वली वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, वेरी सप्रेसिंग क्लास। तो खैर जो भी हो, तो ये उनका एक योगदान था जिन्होंने सिटीजनशिप के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। और प्लेबिशियंस वो थे यानी जो श्रमिक वर्ग था, जो कृषक वर्ग था, जो दास वर्ग था, ऐसे वर्ग जिसे मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है वंचित वर्ग या डिप्राइव्ड क्लास, वो लोग प्लेबिशियंस कहलाते थे। PLEBISIANS उनको प्लेबिशियंस कहा जाता था। तो ये तो प्राचीन समय के बारे में बात हो गई थी। ये प्राचीन समय से इसका किसी न किसी रूप में इसका उद्भव होता रहा है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम मध्यकाल में आए, इफ यू कम ड्यूरिंग द मिडिवल एजेस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, अगर हम मध्यकाल में आए ड्यूरिंग द मिडिवल एजेस, when I mean philosophers like Machiavelli, Boda, Hobbes, Locke and Rousseau, I mean they were there in the medieval era. जो इंग्लैंड में थे, फ्रांस में थे, इटली में थे, इटली में मैकियावेली था, फ्रांस में बोदा था, और इसी तरह हॉब्स और लॉक ये दोनों थे, इंग्लैंड में थे। रूसो वॉज अ फ्रेंच। तो ये जो मध्यकाल के जो पाश्चात्य विचारक थे, इन्होंने सिटीजनशिप के अर्थ को थोड़ा सा परिवर्तन किया। यानी सिटीजनशिप हमने आपको पहले ही बताया, सिटीजन होता है टाउन ड्वेलर, सिटोयिन के नाम से, ये सिटोजीन के नाम से, दैट इज एनी सिटी, जो वर्ड आ रहा है इसमें CITY, सिटी का मतलब है शहर यानी जो सिटी में वास कर रहा है, नगर में रह रहा है, कस्बे में रह रहा है, जिले में रह रहा है, सिटी ड्वेलर, टाउन ड्वेलर, थिंग्स लाइक दैट, इसीलिए इसको सिटीजन के नाम से जाना जाता है। तो जब हम बात करते हैं इन विचारकों के संदर्भ में, जब बोधा के बारे में, मैकियावेली के संदर्भ में बात करते हैं, तो वहां पर ये कहते हैं कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं, अर्थात जो किसी राजनीतिक संस्था में रहने वाले लोग हैं, किसी एक परिधि विशेष में रहने वाले लोग हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो यानी किसी टेरिटरी में जो रहने वाले लोग हैं, इन सारे लोगों की रक्षा करने का दायित्व ये राज्य का है। मैकियावेली आप जानते हैं, ही वॉज अ मिडिवल एरा इटालियन थिंकर। सिमिलरली बोधा टू he was a French political thinker of the medieval times. दोनों विचारकों ने कहा it is the duty of the state, it is the duty of the political state to protect the people living within its territory. तो यानी सिटीजन जो भी, यानी जो किसी शहर में रहेगा, किसी प्रदेश में रहेगा, किसी क्षेत्र विशेष में रहेगा, वो सिटीजन कहलाएगा, शहरी कहलाएगा। ऐसे शहरी की रक्षा करने का दायित्व राज्य का होता है। और आप देखिए, इसीलिए चाहे मैकियावेली के बारे में बात करें, चाहे बोधा के बारे में बात करें, चाहे हॉब्स के बारे में बात करें, ऑल दीज थ्री थिंकर्स ऑफ द मिडिवल टाइम्स दे प्रेफर्ड एन एब्सोल्यूट स्टेट। इन्होंने एक निरंकुश राज्य की कल्पना किया। मैकियावेली ने तो प्रिंस नाम का अपना किताब लिखी, बोधा ने भी रिपब्लिक के नाम से किताब लिखी, और हॉब्स ने लिवाथन के नाम से किताब लिखी। और तीनों ये जो पुस्तकें हैं, तीनों विचारकों की जो पुस्तकें हैं, सब लोग ये एक एब्सोल्यूट स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, निरंकुश राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। निरंकुश का मतलब है शक्तिशाली राज्य के बारे में। हालांकि बोधा ने तो अपने राजा पर, अपनी राजशाही पर, अपने राजनीतिक संप्रभु पर अनेक प्रतिबंध भी लगा दिए थे, लेकिन फिर भी उसको ये श्रेय दिया जाता है कि ही वॉज अ फादर ऑफ
ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। तो संप्रभुता के सिद्धांत का जनक बोधा को कहा जाता है। मैकियावेली ने उससे पहले ही आइडिया दे दिया था कि अर्थात एक शक्तिशाली शासक से ही कल्पना करी जाती है शक्तिशाली साम्राज्य की, और उसी से बाद में डेवलपमेंट होता है संप्रभुता का। यानी ऐसा संप्रभु, यानी होलसोल किंग के बारे में, एब्सोल्यूट मोनार्क के बारे में, एब्सोल्यूट किंग के बारे में। तो यानी मध्यकाल का जो समय था वहां पर एक व्यक्ति और राज के मध्य जो संबंध था वो ये था कि राज्य व्यक्ति की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, उसके जीवन की रक्षा करेगा, और बदले में व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन करेगा, राज्य के विरुद्ध बगावत नहीं करेगा, राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार का असंतोष, असहमति, किसी प्रकार की विद्रोह नहीं करेगा। ये मैकियावेली में भी हम देखते हैं और हॉब्स में भी देखते हैं, और यहाँ तक कि बोधा के सिद्धांत में भी कुछ सीमा तक, कुछ हद तक ये देखते हैं कि व्यक्ति को राज्य के आदेशों का पालन करना ही है, पॉजिटिव लॉ का पालन करना है। हालांकि जब राज्य के कानून प्राकृतिक या दैवीय कानूनों का उल्लंघन करेंगे तभी व्यक्ति प्रतिरोध कर सकता है, प्रतिशोध कर सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन जहां तक और सामान्य कानूनों के बारे में बात है, वहां पर व्यक्ति को राज्य के कानूनों का, आदेशों का पालन करना ही करना है, उसका कोई विकल्प नहीं है। ये बोधा भी कहता है, मैकियावेली भी कहता है और हॉब्स भी कहता है। तो हमें एकदम क्लियर समझ लेना चाहिए कि जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो हमेशा स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में बात होती है। हम स्टेट तो देखिए बाद में आया, पहले तो नगर राज्य वो करते थे, तो नगर राज्य और व्यक्तियों के मध्य जो संबंध थे वो सिटीजनशिप के नाम से बाद में डेवलप हुए। आधुनिक समय में जब सिटीजनशिप कहते हैं, प्राचीन समय में इसी को सिविस कहा जाता था, जैसे हमने बताया CIVIS, सिविस, है ना। सिविस का मतलब है कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सिटी, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सिटी और टाउन विल बी टर्म्ड एज सिविस, है ना। इसी से सिट्रोयन का नाम आया, इसी से सिटोजेन का नाम आया, इसी से ही सिविटास का नाम आया। तो शब्दों के महत्व को अवश्य समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, जब हम अब मिडिवल एरा से अब निकलकर हम आधुनिक समय में आते हैं तो वहां पर देयर इज अनदर क्लास ऑफ स्कॉलर्स और थिंकर्स और फिलोसफर्स, और जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल है और जर्मी बेंथम, ये दोनों महत्वपूर्ण विचारक हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल और जर्मी बेंथम। अब देखिए, ये दोनों जो विचारक हैं, मिल और बेंथम, इन दोनों ने दे वर बोथ थिंकर्स, दे वर इंडिविजुअलिस्ट थिंकर्स। ये दोनों विचारक यानी व्यक्तिवादी विचारक थे। व्यक्तिवादी विचारक से तात्पर्य क्या है? वो विचारक जो व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर बात करते हैं, व्यक्तियों के अधिकारों के पैरवी करते हैं, व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करते हैं और उनके अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो यानी ये दोनों जो विचारक हैं ये समझते हैं कि सिटीजन का तात्पर्य तब सफल होगा कि यानी जब सिटीजन के, शहर के निवासी के अधिकारों को, यानी उसकी स्वतंत्रता हो, उसकी समानता, उसकी स्वतंत्रता हो, उसकी संपत्ति का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, ये सारे तमाम जो अधिकार हैं जब तक सुरक्षित नहीं किए जाएंगे सरकार के द्वारा, तब तक वो सिटीजनशिप का कोई औचित्य नहीं होगा। That is, the prime responsibility of the state or the government is to protect the right, the individual rights of the people. यानी सिटीजनशिप से जो अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए, रक्षित किया जाना चाहिए बाय द गवर्नमेंट और बाय द स्टेट। यानी अगर ये अधिकार सुरक्षित नहीं किए जाते हैं तो व्यक्तिवादी अधिकार माने ही नहीं जाएंगे। अगर अधिकारों की रक्षा राज्य नहीं कर सकता, शासक नहीं कर सकता, तो वो अधिकारों का कोई औचित्य ही नहीं है। मिल और बेंथम ये दोनों यही बात कहते हैं, और इसीलिए मिल का स्टेटमेंट है ऑन लिबर्टी, उसकी पुस्तक का जो नाम है मिल का, वहां, और या बेंथम की जो पुस्तक है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, इन दोनों पुस्तकों में मिल ने तो विशेष रूप से कहा है ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज माइंड एंड बॉडी द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज माइंड एंड बॉडी द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर तथा अपने शरीर के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है। ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज माइंड एंड बॉडी द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर तथा अपने शरीर के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है। और ये जो इतने महत्वपूर्ण अधिकार हैं, ये उसके संप्रभु अधिकार हैं और इन तीन अधिकारों को कोई भी नहीं ले सकता है।
बेंथम ने भी इसीलिए कहा, उसने बेंथम ने कहा राज को वही काम करने चाहिए जिससे व्यक्तियों की खुशी बढ़े, व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़े, है ना। हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट काइंड, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जो बेंथम कहता है अपना यूटिलिटेरियन फिलॉसफी में, दैट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम सुख अधिकतम लोगों के लिए। और ये अधिकतम लोगों का सुख कैसे होगा, जब तक व्यक्तिवादी अधिकार नहीं होंगे। भाई समाज को आप सब दिए जा रहे हैं, व्यक्ति को अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो वो उसमें क्या है, वो उसमें इंडिविजुअल राइट्स तो है नहीं, इंडिविजुअल हैप्पीनेस तो है नहीं। इसलिए दोनों विचारकों ने इंडिविजुअल राइट्स को प्राथमिकता दी है, बाकी अन्य जो अधिकार है वो बात के बारे में बात की बात है। जॉन लॉक एक ऐसा विचारक है जो आधुनिक समय का विचारक है, जिसको कहा जाता है ही इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। जॉन लॉक जो इंग्लैंड का विचारक है, उसको कहा जाता है वो उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद का जनक इसलिए का और ये जो जॉन लॉक हैं, ये मिल से भी पहले थे, बेंथम से भी पहले थे, ये